Now we will discuss about the expectations of stakeholders from the company. Different stakeholders have different expectations from company. Now we will go towards the first stakeholder. This is shareholders. Shareholders have expectations. They have right to vote on certain issues. जो मेजर इश्यूज होते हैं कंपनी के, उन पर उनका राइट होता है कि वो वोटिंग कर सके उन डिसीजंस को लेकर, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और उनका इस चीज़ से कंसर्न होता है कि कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो कंपनी के बेनिफिट्स में हों। और फिर शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया जाता है कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो लोग डिफरेंट जो डिसीजंस हैं, कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइंस के डिसीजंस, उसमें अपनी वोटिंग कर सकें। तो जो अदर राइट्स हैं, जो मेजर राइट है शेयर होल्डर्स का, वो उनका है कि वो सर्टेन इश्यूज़ पर अपनी वोटिंग कर सकें। इसके अलावा कंपनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें उनको और स्पेसिफिक राइट्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूटीज़ की तरफ देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ नहीं हैं, उनके पास राइट्स हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी डेफिनेटली उनकी इन्वेस्टमेंट में वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनको उस रिटर्न में इन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न्स भी मिले। तो रिटर्न, टू फॉर्म्स ऑफ रिटर्न है जो कि शेयर होल्डर्स को अगेंस्ट उसके इन्वेस्टमेंट के मिलेगा। एक तो शेयर प्राइस की ग्रोथ है कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और वो शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ थी, तो नेक्स्ट फ्यूचर में वो डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर प्राइस की ग्रोथ होगी। ये एक ग्रोइंग कंपनी है, इसके शेयर्स में वैल्यू एडिशन होगी, शेयर की प्राइस अप जाएगी 15, 20, 25, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऐड करेगी। एंड सेकंड, देन वो एक स्टेबल डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिविडेंड के उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर एनुअली कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो वो स्टेबल मीन्स कि अगर उनको कॉन्स्टेंटली मिल रहा है तो उसमें से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना आए, उनको रिटर्न मिले, कम ना हो। हाँ, डिविडेंड में ग्रोथ हो सकती है, एक अच्छा रिटर्न उनको मिले। इसके अलावा उनकी ये भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो मेजर इश्यूज़ हैं कंसर्न डिसीजन मेकिंग, उस पर उनको कंसल्ट किया जाए, सो दैट वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहे कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाए। नेक्स्ट वन जो स्टेक होल्डर है वो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स लीडर्स होते हैं किसी भी कंपनीज़ के, जो कि मेजर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो उनके पास राइट है कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए वो डिसीजंस लें कि उन्होंने कंपनी को कंपनी को कैसे रन किया जाएगा, कंपनी के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, और कंपनी को इफ़ेक्टिवली कैसे ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जाएगा। ये उनके राइट्स में इंक्लूड है कि उनको डिसीजन मेकिंग का राइट दिया जाए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीडरशिप की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली उनको ये राइट, डिसीजन मेकिंग का राइट उनके पास होगा, तो ही वो अच्छे से लीड कर सकते हैं कंपनी को। उनके पास जो ड्यूटीज़ हैं, जो डायरेक्टर्स की मेनली ड्यूटीज़ आती हैं, वो लॉ भी डिफ़ाइन कर देता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। बट वो जो हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं वो डिफाइंड होती हैं। एंड सर्टन उनको बहुत ही केयरफुली विद अ ड्यूटी, लीगल ड्यूटी ऑफ केयर उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जब वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो उनको इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि उनके डिसीजंस की वजह से कंपनीज़ को, शेयर होल्डर्स को किसी किस्म का लॉस ना हो। इट्स अ मेजर ड्यूटी of leadership of board of directors, and they will expect against their duties because they have major role in leadership। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका रेमुनरेशन बहुत अच्छा हो, अच्छा उनको पैकेजेस मिले, बेनिफिट्स मिले, अदर बेनिफिट्स मिले, उनको करियर ग्रोथ मिले। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनीज से। नेक्स्ट जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स में उनके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड देन सीनियर जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, वो भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। कि एक कंपनी है, अगर वो वर्क कर रही है
तो ही अपने एम्प्लॉयज़ कंपनी की तरफ अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और कंपनी एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। तो उनके एम्प्लॉयमेंट के राइट्स हैं, सीनियर जो मैनेजर्स हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट राइट्स आएंगे। एंड नेक्स्ट वन जो उनकी ड्यूटीज़ में है कि उनको जो डेलीगेट किए जाते हैं, उनको टास्क, मेजर टास्क वगैरह उनको डेलीगेट किए जाते हैं, वो उनको अपनी स्किल को यूज़ करते हुए अच्छे से परफॉर्म करें फॉर द बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और डेफिनेटली दे विल एक्सपेक्ट फॉर देयर सर्विसेज रेमुनरेशन पैकेजेस, ग्रोथ, कंसिस्टेंसीज, जॉब सिक्योरिटी एंड लीडरशिप दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। द नेक्स्ट वन we will discuss about other stakeholders. They were the basic stakeholders of the company, but there are other stakeholders that have some expectations from companies. Those are employees. Employees will expect fair pay from the company, job security, करियर ग्रोथ कि अगर वो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उनके लिए जो वर्किंग कंडीशन, जिन कंडीशन में वो कंपनी में बैठकर काम कर रहे हैं वो उनके लिए कंफर्टेबल हों, उनको हेल्थ इश्यूज़ ना हों उससे, तो उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है वो कस्टमर्स हैं, और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस इन दैट सेंस कंपनी से आती हैं कि वो कंपनी से क्वालिटी की जो है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी किसी भी कंपनी से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स मिल सकें या उन्हें प्रोवाइड की जाए। सुप्लायर्स वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे कंपनी अपनी परचेजेस करती है या अपनी रूटीन के रिलेशनशिप में है, बिजनेस रिलेशनशिप में है। तो सप्लायर्स की यही एक कंपनी से एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो उनके साथ है बिजनेस रिलेशनशिप में तो एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को डील किया जाए और वो आगे उनके जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हों। सप्लायर्स अगर सप्लाइज कर रहे हैं तो उनको टाइमली उसकी रिटर्न मिल जाए, उनकी पेमेंट्स टाइमली की जाए, उनका एक अच्छा रिलेशनशिप हो, उनके नेटवर्क में वैल्यू ऐड हो। नेक्स्ट वन कम्युनिटीज़ हैं। कम्युनिटीज़ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि अगर एक कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट की है तो उससे कम्युनिटी को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। इन्वेस्ट डिफरेंट लोकल एरियाज़ में किया जाएगा तो लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाएगा, कम्युनिटीज़ को इससे बेनिफिट होगा एक कंपनी से, और उनकी एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो इन्वायरमेंट है उसकी तरफ कंपनी के कंसर्न्स हो, वो जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन क्रिएट ना करें, लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ ना बने। और अगर सपोज़ है कि इंडस्ट्री पोल्यूशन रिलीज़ कर रही है तो वो उसके लिए रेमेडियल मेजर्स भी ले ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ और इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिफरेंट ही पावर्स हैं और वो डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग को। अगर किसी की पावर कम है तो उसका इन्फ्लुएंस कंपनी की डिसीजन मेकिंग पर कम होगा। अगर एक स्टेक होल्डर है उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी की किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग को। अब हम ये देख लेते हैं कि पावर्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास किस तरह से आती हैं और वो उन पावर्स को एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। एक एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एम्प्लॉयज़ हाईली स्किल्ड हैं और उनको रिप्लेस करना या न्यू एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना बहुत टफ़ है तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग पावर रखते हैं कंपनी के स्ट्रक्चर में और उनकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग को वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग को। दे कैन थ्रेट दैट दे विल डोंट वर्क विद द कंपनी इफ़ दे टेक सर्टन टाइप ऑफ डिसीजन। तो कंपनी विल कंसिडर कंपनी विल कंसिडर देयर इन्फ्लुएंस एंड कि उनकी वो किस किस्म की डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डेफिनेटली वो कंपनी को इफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम कम्युनिटीज़ और जनरल पब्लिक को देखा जाए तो वो गवर्नमेंट
की पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितना प्रोटेक्ट कर रही हैं कम्युनिटीज़ को और जनरल पब्लिक को, जो कि वो उनको स्ट्रेंथ दे रही है जिससे वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर कंपनी किसी एक प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना चाह रही है, कोई फैक्ट्री एरिया ओपन करना चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उसको सपोर्ट नहीं करें कि एक स्पेसिफिक एरिया में आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों के हेल्थ इफ़ेक्ट होगी और उसके लिए प्रॉपर लॉस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी उस प्रोडक्ट में भले वो कितनी ही प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, वो वहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। इसी तरह अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है तो इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव ज़्यादा हों तो वहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली थिंक ऑफ करेगी। तो ये जो कम्युनिटीज़ और जनरल पब्लिक है, ये बाय लॉज के अकॉर्डिंगली इनको स्ट्रेंथ मिलती है कि कोई भी डिसीजन है ये कंपनी का किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं कंपनी के डिसीजन पर। तो अगर हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स की पावर्स विद इन कंपनी, विद इन एंटिटी कैसे आती है और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पावर्स कैसे मिलती हैं। तो विद इन एंटिटी स्टेक होल्डर्स होंगे, लाइक वो हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे सीनियर मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन। तो उनको कंपनी में उनके इन्फ्लुएंसेस जो डिसीजन मेकिंग पर होंगे वो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होंगे कि उनका कंट्रोल कितना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। लाइक अगर शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो वो मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और अगर उनके डिसीजन के बगैर कंपनी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, तो इनका उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा जितना ज़्यादा इनकी पावर है। तो इनके पास मेजर पावर्स होती हैं जिसकी वजह से ये कंपनी पर ये वाले स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इसके अलावा पावर के अलावा पोजीशन देखी जाएगी कि मैनेजमेंट हायरार्की में पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये भी पोजीशन और पावर जो फॉर्मल पोजीशन है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है, उनकी पावर उनको इन्फ्लुएंस करेंगी। सिमिलर टू उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ में उनकी स्किल्स की बात होगी। अगर एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं जिसको रिप्लेस करना मुश्किल है, तो उसके पास पावर ज़्यादा हो, उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा कंपनी की डिसीजन मेकिंग पर। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर, वर्क फोर्स पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या हैं उनके पास, सिस्टम क्या है जो कि उनको इफ़ेक्ट करेगा, उनको पावर्स देगा, उनका नॉलेज और स्किल लेवल भी इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि स्टेक होल्डर्स विद इन एंटिटी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कंट्रोल और एक्सेस टू एंटिटी के एंटिटी का इन्वायरमेंट ऐसा है, लाइक अगर हम सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं दे नो बेस्ट द कस्टमर्स, तो उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केटिंग को वो बेहतर और अच्छे तरीके से जानते हैं। इस डिसीजन को, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन को वही लोग बेस्ट ले सकते हैं और वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उनकी एबिलिटी है कि वो कैसे अपने देयर एबिलिटी टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पावर्स कैसे मिलती हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पावर्स लॉज एंड रेगुलेशंस देता है, लाइक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि वो जनरल पब्लिक को क्या पावर्स दे रही हैं अपने रूल्स के थ्रू के वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग पर इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। कि ऐसी एंटिटी की अब सप्लायर है तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, कस्टमर्स हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, तो कंपनी कितना डिपेंड कर रही है किसी भी सप्लायर पर अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने परचेजेस के लिए। अगर तो मार्केट में एक ही सप्लायर है तो बार्गेनिंग पावर डेफिनेटली जो सप्लायर है उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमारा कोई भी डिसीजन है वो डिपेंड कर रहा है सप्लायर के डिसीजन मेकिंग पर। उसके इस वजह से सप्लायर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया क्योंकि जो सप्लायर है वो मार्केट में बहुत रेयरली अवेलेबल है और कंपनी के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। तो इन दैट केस सप्लायर के पास पावर भी आ गई, जब एक जो स्टेक होल्डर है उसके पास पावर भी है तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। इसी तरह अगर कस्टमर है, कोई हमारा मेजर कस्टमर है और मार्केट में और कस्टमर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कस्टमर पावर में है और ये कंपनी के किसी भी डिसीजन को कर सकता है, कंपनी के किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ख़ुद को पावर में होने की वजह से इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा सकता है।
So involvement of an external entity in the implementation of strategy, for example the importance of distribution networks and organizations, the knowledge or skill of an external entity. अगर सपोज़ एक कंपनी है वो अपना काम सब कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि उसके पास इस चीज़ का रिक्वायर्ड लेवल का स्किल और नॉलेज नहीं है, और वो जिन सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है काम और वो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, तो वो पार्टी बहुत स्ट्रेंथ में है क्योंकि हमारा बिज़नेस उसकी विलिंगनेस पे चल रहा है, हमारे पास अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो वो पार्टी पावर में है, उसकी वजह से हमारा बिज़नेस रुक भी सकता है, हमारा बिज़नेस चल भी सकता है। तो उस पार्टी के पास पावर है और वो कंपनी पर अपना इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा कर सकती है। तो ये थे रीज़न्स जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पावर्स कैसे मिलती हैं कि वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करें, और जो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास किन किन रीज़न्स की वजह से पावर्स होती हैं कि वो किसी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग पर और उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।